वाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है संस्कृत और कक्षा है 10वीं। और संस्कृत में आज मैं व्याकरण के बारे में बतलाऊंगा। तो आइए देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तो व्याकरण की परिभाषा है कि व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण कहलाता है। समझ गए? फिर एक बार सुन लीजिए। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण कहलाता है। अब आए इनकी इकाइयों में क्या क्या पढ़ना है, तो देखते हैं सबसे पहले कि इनकी इकाई क्या क्या है और क्या पढ़ना है। तो जैसे इसमें सबसे पहले पढ़ना है वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण, वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो वर्ण कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है ना। तो अभी हम आपको यूनिट के बारे में बता रहे हैं। यूनिट यानी कि इकाई। सबसे पहले वर्ण प्रकरण, इसके बाद संधि प्रकरण, संधि प्रकरण। तीसरा यूनिट है सुबंत प्रकरण। इसके बाद धातु प्रकरण। पांचवा कारक प्रकरण। छठवां उपसर्ग प्रकरण। सातवां अव्यय प्रकरण। आठवां समास प्रकरण। नौवां प्रत्यय प्रकरण। अब आए तो इस तरह से हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े, वर्ण से लेकर के प्रत्यय के बारे में। इतना तक व्याकरण है। और 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा में इन सभी विषयों से, इन सभी भागों से प्रश्न पूछता है। तो देखें वर्ण प्रकरण कितने अंक का होता है तो वर्ण प्रकरण परीक्षा में 2 नंबर का पूछता है। इसके बाद संधि 4 नंबर का पूछता है। सुबंत से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। धातु से 2 नंबर का रहता है। कारक से 4 नंबर का रहता है। उपसर्ग से 2 नंबर का रहता है। अव्यय से 2 नंबर, समास से 4 नंबर और प्रत्यय से भी 4 नंबर। इस तरह से व्याकरण से पूछता है। आए काउंट कर लें, 2 4 6 2 8 10 14 16 18 और 8 26। ऐसे इसका पूर्णांक 25 ही होता है। तो कभी कभी 26 भी पूछ देता है और कभी कभी 25 भी आता है। तो जब 25 नंबर का आता है व्याकरण तो यहाँ वर्ण से 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और जब 2 नंबर का रहता है तो 26 नंबर का रहता है। अब संस्कृत समझ लें कि संस्कृत पूरा कितने नंबर का होता है। तो संस्कृत विषय जो है 100 नंबर का पूर्णांक कितना होता है। पूर्णांक इसका 100 होता है। अब 100 नंबर में 2 तरह के पुस्तक है। एक है पीयूषम और दूसरा है द्रुत पाठाय। पीयूषम से और द्रुत पाठाय से कितने कितने नंबर का आता है तो पीयूषम से 40 नंबर का और द्रुत पाठाय से 10 नंबर का। व्याकरण से 25 नंबर का या 26 नंबर का।
इसके बाद अनुवाद, अनुवाद 7 नंबर का आता है और रचना 18 नंबर का आता है। इस तरह से इसका पूर्णांक हुआ 100 अंक। 100 अंक में यदि 30 अंक आ जाता है तो थर्ड डिवीजन, 45 अंक आता है तो सेकेंड डिवीजन, 60 अंक आता है तो फर्स्ट डिवीजन। ऐसे संस्कृत विषय में 80 प्लस लाना बहुत आसान काम है, सिर्फ ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटता है। और उसमें भी संस्कृत व्याकरण में तो बिल्कुल ही नहीं कटता है। यदि सही होता है तो बिल्कुल सही, यदि गलत होता है तो बिल्कुल गलत। ठीक ना? तो आए अब देखते हैं कि व्याकरण में वर्ण किसे कहते हैं। अब आए तो इस तरह से हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े, वर्ण से लेकर के प्रत्यय के बारे में, इतना तक व्याकरण है। और 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा में इन सभी विषयों से, इन सभी भागों से प्रश्न पूछता है। तो देखें वर्ण प्रकरण कितने अंक का होता है। तो वर्ण प्रकरण परीक्षा में 2 नंबर का पूछता है। इसके बाद संधि 4 नंबर का पूछता है, सुबंत से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, धातु से 2 नंबर का रहता है, कारक से 4 नंबर का रहता है, उपसर्ग से 2 नंबर का रहता है, अव्यय से 2 नंबर, समास से 4 नंबर और प्रत्यय से भी 4 नंबर। इस तरह से व्याकरण से पूछता है। आए काउंट कर लें, 2 4 6 2 8 10 14 16 18 और 8 26। ऐसे इसका पूर्णांक 25 ही होता है। तो कभी कभी 26 भी पूछ देता है और कभी कभी 25 भी आता है। तो जब 25 नंबर का आता है व्याकरण, तो यहाँ वर्ण से 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और जब 2 नंबर का रहता है तो 26 नंबर का रहता है। अब संस्कृत समझ लें कि संस्कृत पूरा कितने नंबर का होता है। तो संस्कृत विषय जो है 100 नंबर का पूर्णांक कितना होता है। पूर्णांक इसका 100 होता है। अब 100 नंबर में 2 तरह के पुस्तक है, एक है पीयूषम और दूसरा है द्रुत पाठाय। पीयूषम से और द्रुत पाठाय से कितने कितने नंबर का आता है। तो पीयूषम से 40 नंबर का और द्रुत पाठाय से 10 नंबर का, व्याकरण से 25 नंबर का या 26 नंबर का। इसके बाद अनुवाद, अनुवाद 7 नंबर का आता है और रचना 18 नंबर का आता है। इस तरह से इसका पूर्णांक हुआ 100 अंक। 100 अंक में यदि 30 अंक आ जाता है तो थर्ड डिवीजन, 45 अंक आता है तो सेकेंड डिवीजन, 60 अंक आता है तो फर्स्ट डिवीजन। ऐसे संस्कृत विषय में 80 प्लस लाना बहुत आसान काम है, सिर्फ ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटता है। और उसमें भी संस्कृत व्याकरण में तो बिल्कुल ही नहीं कटता है। यदि सही होता है तो बिल्कुल सही, यदि गलत होता है तो बिल्कुल गलत। ठीक ना? तो आए अब देखते हैं कि व्याकरण में वर्ण किसे कहते हैं। व्याकरण में सबसे पहले वर्ण, तो वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हुआ कि उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसमें कोई प्रश्न कर सकता है कि जब कोई ध्वनि का हम टुकड़ा कर देते हैं, खंड कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा। तो जब हम किसी भी ध्वनि को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, टुकड़ा कर देते हैं, तो वह अक्षर कहलाएगा। ऐसे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को वॉवेल्स कहा जाता है और व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है इंग्लिश में। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद परिभाषा और उन परिभाषाओं के प्रकार। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, ठीक है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण।
अब स्वर वर्ण की परिभाषा। इसके बाद व्यंजन वर्ण की परिभाषा। ठीक ना। अब दोनों की परिभाषा। अब आगे देखिए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण की परिभाषा है। तो उस वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जिस वर्ण के हम उच्चारण करते हैं उस वर्ण के उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण भागी नहीं होता है, भाग नहीं लेता है, वह स्वर वर्ण कहलाता है। और व्यंजन वर्ण उसे कहा जाता है कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी स्वर वर्ण मुक्त अवस्था में है और व्यंजन वर्ण संयुक्त अवस्था में है। यानी इसमें व्यंजन और स्वर दोनों होते हैं और स्वर वर्ण में सिर्फ स्वर ही होते हैं, ये स्वरों से ही बने होते हैं। अब आया प्रश्न कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर मतलब कि इसे हम संधि स्वर भी कह सकते हैं, और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है, और प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में 2 से अधिक 3 मात्रा का समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। अब व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार स्वर और व्यंजन वर्ण हुआ। अब इन वर्णों में कुछ और भी अक्षर होते हैं, जैसे संयुक्त अक्षर, जिन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इसके बाद अयोगवाह है। अयोगवाह जिसे कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इसके बाद और भी अक्षर है, जैसे स्वतंत्र वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें स्वतंत्र अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 2 है। कौन कौन 2 है? तो देखिए, जैसे ये अभी मैंने लिखा है ड और ये लिखा है ढ। अब इस ड के नीचे यदि हम एक बिंदु लगा देते हैं, ढ के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, तो ये उच्चारण में अड़ा हो जाता है और ये अढ़ा हो जाता है। अब ऐसे लिखना है मुझे पेड़, तो ऐसे लिखेंगे। जैसे बाढ़ लिखना है, बाढ़, इसको हम ऐसे लिखेंगे नीचे बिंदु दे करके। इसे हम स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में या संस्कृत वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या मिला करके 52 होता है। कैसे? तो देखिए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसके बाद संयुक्ताक्षर, इसके बाद अयोगवाह, स्वतंत्र वर्ण, स्वर वर्ण संख्या, संयुक्ताक्षर, अयोगवाह और ये। तो स्वरों की संख्या 11 और अयोगवाह मिलाकर के 13 भी होता है। उसके जो अंत वाले भाग होते हैं, अनुस्वार विसर्ग, वे अयोगवाह कहलाता है, इसीलिए उसको मैंने अलग किया है। व्यंजन वर्ण मिलाकर के 33 होता है, 33, जिसमें 25 होता है स्पर्श व्यंजन, 4 होता है अंतस्थ और 4 होता है ऊष्म। संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है, अयोगवाह 2 है और संयुक्त स्वतंत्र वर्ण 2 है। अब उसको काउंट कीजिए, तो देखिए 11 और 33 जोड़ देते हैं तो 44 होगा। इसमें 4 जोड़ते हैं तो 48 होगा, 2 जोड़ेंगे 50 होगा और ये 2 जोड़ेंगे 52। इस प्रकार
हिंदी वर्णमाला हो या संस्कृत वर्णमाला हो, वर्णों की संख्या 52 है। अब आया प्रश्न कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये जितने 52 वर्ण हैं, इसको यदि हम एक कतार से क्रमशः क्रम से सजा दें तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के माला। जैसे मोती हो और मोती को एक धागे में इसको हम पिरो देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोतियों की माला। उसी तरह से वर्णों को भी हम एक धागे में, एक कतार में, एक पंक्ति में रख देते हैं तो उन्हें वर्णमाला कहा जाता है। तो इस प्रकार वर्ण प्रकरण के अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के भी कितने प्रकार होते हैं, यही वर्ण प्रकरण हुआ। इसी से अक्षर बनता है, इसी से शब्द बनता है, इसी से वाक्य बनता है, वाक्य से परिभाषा बनता है, परिभाषा से हम विविध प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ने में सबसे पहले हमें व्याकरण जानना अति आवश्यक है। व्याकरण क्या है, तो एक ज्ञान है, एक शब्द का भंडार है, शब्द का शास्त्र है। फिर एक बार सुना देते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके अर्थ और उसके प्रयोग का जो हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, जितने हम परिभाषा आपको बतलाए हैं मुँह जबानी, तो ये सभी परिभाषा का उत्तर जो है, परिभाषा हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। विद्यार्थी उसको देख करके अपने नोटबुक में लिख लेंगे। जैसे व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों का भी कितने प्रकार होते हैं, और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इन सबको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग उसको देख करके अपने नोटबुक में लिख लेंगे। और जो कोई भी समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या रख सकते हैं। हम उसका यथाशीघ्र यथावत उसका हम उत्तर देंगे। तो बस इसी के साथ आज का कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।